नमस्कार। आज 12वीं हिंदी की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव आंसर की हल करने वाले हैं और अपने आंसर को मिलाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि एक भी उत्तर मिस ना हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है, सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है? तो सिपाही की माँ निम्नांकित में बिस्नी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुन्नी उनकी क्या है? बेटी है। गंडक नदी का जल नदियों से कैसा रहा? तो गंडक नदी का जो जल है हमेशा चंचल जैसा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस रचयिता की है? तो यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जो निबंध है अर्धनारीश्वर उनसे ली गई है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनकर। 100 अजान एक सुजान शीर्षक रचना किसकी है? तो 100 अजान एक सुजान शीर्षक रचना बालकृष्ण भट्ट की है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि यह जो रचना की थी 1892 में की गई थी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। 5 नंबर प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पुत्र का क्या नाम है? तो रोज शीर्षक कहानी में मालती का पुत्र टीटी है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रोज के लेखक अज्ञा जी ने इस कहानी में मालती के पुत्र का नाम रखा गया है टीटी। संस्कृति के 4 अध्याय शीर्षक रचना किसकी है? तो संस्कृति के 4 अध्याय शीर्षक रचना है दिनकर जी का। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी यह जो रचना है संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में प्रकाशित हुई थी और इस रचना के लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, बोलते क्षण शीर्षक रचना किसकी है? बोलते क्षण शीर्षक रचना बालकृष्ण भट्ट की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पठित पाठ में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र कहां से लिखा? तो भगत सिंह जब जेल गए हुए थे, ठीक है ना, वहीं से सुखदेव को पत्र लिखे थे भगत सिंह ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कामायनी शीर्षक रचना किसकी है? तो कामायनी शीर्षक रचना जयशंकर प्रसाद की है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यह जो कामायनी शीर्षक रचना है जयशंकर प्रसाद के द्वारा 1936 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, तेरी कुरमाई हो गई इस कथन का संबंध किस कहानी से है? कुरमाई का अर्थ होता है सगाई, तो तेरी कुरमाई हो गई इस कथन का संबंध है उसने कहा था एक कहानी है जिसके रचयिता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है ना, और यह रचना कब हुई थी? 1915 में प्रकाशित हुई थी। तो तेरी कुरमाई हो गई, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम बचपन का था बाउल। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नारायण तो नेता और जनता ने उसे प्यार से नारायण के नाम से बुलाया, लेकिन बचपन का नाम, पुकार का नाम जो था उसका बाउल था। ठीक है, कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है किस पाठ की पंक्ति है? तो कामनी अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, यह जो पंक्ति है यह अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी की जो नायिका है वो कौन है? मालती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, यह किस पाठ की उक्ति है? तो यह एक लेख और एक पत्र पाठ से ली गई है, जिसमें भगत सिंह ने लिखा था सुखदेव को। क्या लिखा था कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, पत्र के माध्यम से भगत सिंह ने लिखा था। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो गंडक नदी की चर्चा ओ सदानीरा पाठ जो है, जिसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओ सदानीरा पाठ से संबंधित है। लपटन साहब किस कहानी का पात्र है? लपटन साहब जो थे, उसने कहा था पाठ में, इसका जिक्र किया गया है। और यह जो उसने कहा था पाठ 1915 में जो प्रकाशित हुआ था, उसमें लपटन साहब को लहना सिंह ने क्या किया था? पहचान लिया था। और लपटन साहब एक जर्मन सैनिक थे जो बहरूपिया बन करके आया हुआ था उसके ग्रुप में। ठीक है, तो लपटन साहब किस कहानी के पात्र है? उसने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रिंस क्रोप्टकिन किस विषय के विद्वान थे? तो प्रिंस जो क्रोप्टकिन थे, वे दार्शनिक थे, यानी दर्शन शास्त्र के वो प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, और ये जो थे, ये रूसी विद्वान थे, साथ साथ दार्शनिक भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानक किस नाटक का पात्र है? मानक किस नाटक का पात्र है? तो सिपाही की माँ जो नाटक है, उसी का एक पात्र है। कौन? मानक। यानी मोहन राकेश के द्वारा जो यह सिपाही की माँ लिखा गया वो नाटक है, उसी में एक पात्र है मानक। पंडित राम अवतार किस रचना का पात्र है? इसके बारे में आप कमेंट करके हमें बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर की चर्चा किस शीर्षक कविता में हुई है? तो पंच परमेश्वर की चर्चा जो कविता है वो कौन सा है? गांव का घर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गांव का घर शीर्षक कविता में पंच परमेश्वर की चर्चा की गई है। ठीक है ना, जिसके लेखक कौन है? ज्ञानेंद्रपति। भीतिहरवा नामक स्थान का वर्णन किस शीर्षक पाठ में है? तो भीतिहरवा नामक जो स्थान है वह किस पाठ में जिक्र किया गया है? तो ओ सदानीरा जो पाठ है उसमें भीतिहरवा नामक स्थान का वर्णन है, जिसके लेखक कौन है? ओ सदानीरा पाठ के जगदीश चंद्र माथुर। तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी किस ग्राम के प्रधान हैं? तो देखिए, लेखक के पिताजी कोई ग्राम के प्रधान तो थे नहीं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है मेरे लिए संदेह है। आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? तो भूषण का जन्म हुआ था तिकवापुर में। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये तिकवापुर जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है। ठीक है, आगे प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश, अर्थात अब नामकरण हो गया काशी, वहीं पड़ता है वाराणसी। वहीं पर जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। कब? 1889 में। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित जो पुत्र वियोग है वह कैसी रचना है? तो पुत्र का जब वियोग होता है तो उस पर आधारित यह रचना है, तो शोक गीति है ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शोक गीति। अगला प्रश्न है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में दीनू कौन था? तो सिपाही की मां शीर्षक पाठ में दीनू एक कुम्हार था, जो कैसा था? बूढ़ा व्यक्ति था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली। ज्ञानेंद्रपति का जन्म झारखंड में हुआ था। राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए, यानी कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 को ज्ञानेंद्रपति का जन्म हुआ था। ठीक है, और कहाँ पर? तो झारखंड के गोड्डा जिले के पथरगामा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, आगे प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम पंडित सीमराम शास्त्री। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो हिमाचल के कांगड़ा जिले के गुलेर गांव का निवासी था, इसलिए इसका नाम गुलेरी भी रखा जाता है। ठीक है, तो इसके पिता का नाम पंडित शिवराम शास्त्री। जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के माता और पिता का नाम होगा फुलरानी और हरसू दयाल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी फुलरानी जो है वह माता का नाम और हरसू दयाल पिता का नाम। गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ के गोंद का प्रयोग किया गया है? तो सहजन के पेड़ का प्रयोग किया गया है, जिससे गोंद निकलता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो तुलसीदास के पत्नी का नाम रत्नावली थी। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। गांव का घर शीर्षक पाठ के अनुसार बेटा को अब की दहेज क्या मिला है? तो गांव का घर शीर्षक पाठ के अनुसार बेटा को दहेज में मकान मिला हुआ है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। भूषण के भाई का नाम क्या था? तो भूषण के भाई का नाम मतीराम था। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में कौन जयशंकर प्रसाद रचित उपन्यास नहीं है? अब यहाँ पर कहा जा रहा है नहीं है, यानी कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो रचित उपन्यास है इन तीनों में से एक नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी जन्मेजय का नागयज्ञ जो उपन्यास है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नहीं है। बाकी कंकाल, तितली और इरावती ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित उपन्यास है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अशोक वाजपेयी को निम्नलिखित में कौन पुरस्कार प्राप्त है? तो अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है। कब मिला था? 1994 में। ठीक है, कविता जो था कहीं नहीं वहीं के लिए इसे दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार दयावती मोदी कवि शेखर सम्मेलन। ठीक है, यह भी 1994 में इन्हें पुरस्कार दी गई थी। ठीक है, तीसरा पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर अबू क्रॉस, ये भी पुरस्कार 2004 में दिया गया था। किसको? अशोक वाजपेयी को। तो आखिर ये जो पुरस्कार तीनों थे ये सभी पुरस्कार अशोक वाजपेयी को मिल चुका है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ज्ञानेंद्रपति का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ज्ञानेंद्रपति का जन्म 1950 ईस्वी में हुआ था। पूरा अगर बताएं तो 1 जनवरी 1950 को झारखंड में ज्ञानेंद्रपति का जन्म हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में हुआ था। ठीक है, पूरा अगर बताया जाए तो 7 जुलाई 1883 को राजस्थान के जयपुर में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। ठीक है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना किसे कहा है? छौना का अर्थ होता है हिरण का बच्चा। ठीक है, तो पुत्र वियोग शीर्षक जो कविता है उसमें पुत्र को छौना कहा है। ठीक है ना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपने पुत्र को क्या कहा है? छौना। भगत सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था?
भगत सिंह का जन्म 1907 को हुआ था, यानी 28 सितंबर 1907 को। निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी है? छायावादी कवि में सबसे पहले नंबर आता है जयशंकर प्रसाद का। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये जो थे हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते थे, साथ साथ इनके प्रवर्तक भी थे छायावाद के, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित कविता है, तो सुभद्रा कुमारी द्वारा रचित जो कविता है वो कौन है? पुत्र वियोग, जिन्होंने अपने पुत्र को छौना कहा है, कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान इनके लेखक हैं पुत्र वियोग के। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, प्रकृति वर्णन से जो संबंधित कविता है वह है इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी उषा, यानी इसके जो लेखक थे शमशेर बहादुर, इनके द्वारा यह रचित है उषा कविता। इसमें क्या किया गया है? सूर्य उदय के ठीक पहले का जो प्राकृतिक सौंदर्य था उनका चित्रण किया गया है। तो प्रकृति का वर्णन किस कविता में है? उषा कविता में है। ठीक है। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। और इन्हें यह उपाधि किसने दिया था? तो अज्ञे जी ने दी थी। ठीक है, कवियों का कवि। अधिनायक कैसी कविता है? तो अधिनायक जो है वो व्यंग्यात्मक कविता है। ठीक है, किसके द्वारा रचित है? तो ये रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन है? कविता तो पद्य में होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है गद्य कविता कौन है। तो देखिए, अधिनायक यह एक व्यंग्यात्मक कविता है। ठीक है। गांव का घर यह क्या है? शोक गीत है। उषा, इसमें प्रकृति का वर्णन किया गया है। और हार जीत जो है अशोक वाजपेयी द्वारा रचित है। तो यहाँ गद्य जो कविता है वो राइट आंसर होगा हार जीत, ऑप्शन डी। फ्रेंका की आया कौन थी? ठीक है, ये हमारे समझ से थोड़ा बाहर है प्रश्न का ऑप्शन, इसलिए अगर आप लोग बनाए होंगे तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांगो के, यानी यह कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीकी देश तरफ। ठीक है, अफ्रीकी देश में एक कांगो है, वहीं का रहने वाला हेनरी लोपेज था। अंतोन चेखव किस स्तर के लेखक थे? अंतोन चेखव एक विश्व स्तर के लेखक थे। ठीक है, यानी एक रूसी लेखक थे ये अंतोन चेखव। और भी किस स्तर के थे? तो विश्व स्तर के। राइट आंसर ऑप्शन ए। कुरुमाई का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल इजी सवाल पूछा गया है। कुरुमाई का अर्थ होता है सगाई। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था शीर्षक कहानी में अमृतसर का चित्रण किया गया है, जहां पर दोनों का मिलन होता है, लहना सिंह और सूबेदारनी की। ठीक है, बचपन अवस्था में। निम्न में से दलित आत्मकथा कौन है? तो दलित आत्मकथा जूठन है। ठीक है ना, जूठन जो शीर्षक पाठ है उसमें एक दलित की आत्मकथा का वर्णन किया गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब चलिए व्याकरण खंड की तरफ। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4 है। ठीक है, कौन कौन? तो अ, ठीक है, इसके बाद हर्षई, हर्षऊ और री, ये जो है हिंदी के मूल स्वर हैं, जिनकी संख्या 4 है। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? तो कठोर का होगा कोमल। राइट आंसर ऑप्शन ए।
अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा? तो अधिकतम का उल्टा होता है न्यूनतम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। व वर्ण का उच्चारण स्थान है, यानी व अगर हम बोलते हैं तो उच्चारण करते समय ऊपर के दांत और नीचे के होठ आपस में स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दंतोष्ठ। व का व जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्ठ। जर शब्द का विलोम क्या होगा? तो जर का क्या होता है? चेतन। ठीक है, बिल्कुल व्याकरण में आसान प्रश्न पूछा गया है, आप लोग शायद बना दिए होंगे। निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर नहीं है? यहाँ पर कहा जा रहा है नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ है कि तीन जो ऑप्शन है वो दीर्घ स्वर होगा। ठीक है, तो दीर्घ स्वर इसमें से ये जो री है वो नहीं है, ऑप्शन सी। वीरता शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, तो वीरता, ता जो है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला व्याकरण खंड से जो प्रश्न है, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, तो उच्चारण कीजिए, अपने आप आपको समझ में आएगा। पढ़ाई, आई आ रहा है अंत में, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो संसार का संधि विच्छेद सम जोर सार होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सम हलंत सार। ठीक है, सम जोर सार भी है। कितना विद्यार्थी इसमें हलंत को नज़रअंदाज करके ऑप्शन ए अगर लगा दे तो उसका गलत हो जाएगा आंसर, इसीलिए सम मोह हलंत जोर सार इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उत जोर योग। ठीक है, उ तो हलंत इसका होगा, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सज्जन का संधि विच्छेद होता है सत जोर जन, तो हलंत। याद रखना है, अगर हलंत वाला ऑप्शन आप नहीं लगाते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए व्याकरण खंड में शुद्ध और अशुद्ध पर बहुत ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है? यानी कि इसमें जो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन जिससे अनुनासिक वर्ण है, बाकी एक ऑप्शन है जो अनुनासिक वर्ण नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी वो जो है, यो जो है यह अनुनासिक वर्ण नहीं है। तब ये क्या है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। बाकी अंगो, यो और नौ जो नाक से बोला जाता है, इसलिए इसे कहा गया है अनुनासिक वर्ण। हिंदी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है? तो हिंदी में जो मूल शब्द होता है वो कहलाता है तत्सम। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? तो देखिए इसमें अशुद्ध कौन है? त्रिदेव, त्रिकोण, त्रिदेव, पिता। ठीक है, तो देखिए त्रिदेव ये भी शुद्ध शब्द है, त्रिकोण इन तीन कोना वाला यह भी शुद्ध शब्द है, पिता ये भी शुद्ध है, लेकिन अशुद्ध जो है वो त्रिदेव है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जिसके चार पद हैं उनके लिए एक शब्द बनाना है, तो जिसके चार पद हैं चतुष्पद कहलाते। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द क्या है? तो जिसे भय नहीं है वो कहलाता है निर्भय। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन योगरूढ़ शब्द है? योगरूढ़ अर्थात किसे कहते हैं? जो विशेष अर्थ ग्रहण करता है उसे ही योगरूढ़ कहते हैं। तो देखिए नाक कोई विशेष अर्थ ग्रहण नहीं हो रहा है, मेघालय ये भी नहीं हो रहा है, चक्रपाणी। ठीक है, तो देखिए चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र हो, पानी में न होता है हाथ, अर्थात विष्णु, तो ये विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो बहुत बोलता है उनके लिए एक शब्द होगा वाचाल। जो बहुत बोलता है वाचाल हो गया, राइट आंसर ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तद्भव, ठीक है। तो इसमें हाथ जो है वो क्या है? तद्भव है। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो कपड़ा का जो होगा वो पर्यायवाची वसन होगा, इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी। अमृत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो अमृत का जो पर्यायवाची होगा उसमें से एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सुधा, ठीक है। चमक का विशेषण क्या होगा? तो चमक का विशेषण होगा चमकीला, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो देखिए अनुजा ये भी अशुद्ध शब्द है, भ्रष्ट ये भी है अशुद्ध, आस्थान चौथा संयुक्त आकार नो होता है ये भी अशुद्ध है, इसलिए शुद्ध शब्द जो है ऑप्शन ए अग्रज जो है वह शुद्ध शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? अब इसमें शुद्ध चुनना है, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थी भी अशुद्ध लिखा गया है, ठीक है, परीक्षार्थी भी अशुद्ध लिखा गया है, ठीक है, और विद्यालय तो बिल्कुल अशुद्ध है। तो इसमें से शुद्ध शब्द जो है ऑप्शन बी विद्यार्थी जो है वह शुद्ध शब्द है। अमरेश सुडोल शरीर का स्वामी है, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ठीक है, तो इसमें जो गुणवाचक विशेषण है वो सुडोल जो है कैसा है? शरीर तो सुडोल है, यह गुण बता रहा है, ठीक है। तो गुण बताने के फलस्वरूप जो गुणवाचक है वो सुडोल होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो तवर्ग जिसके अंतर्गत आता है त, थ, द, ध, आप बोल के देखिए तो जीव जो है वो दांत में सट रहा है, नहीं सट रहा है, इसीलिए इसका जो उच्चारण स्थान होगा तवर्ग का वो होगा दंत, राइट आंसर ऑप्शन ए। यह कार्य मुझसे हो जाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह कार्य मुझसे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर निश्चित हो रहा है कि मुझसे होगा ही होगा, इसीलिए यह सर्वनाम जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, राइट आंसर ऑप्शन सी। मिठास किस संज्ञा का उदाहरण है? मीठापन, मिठास, सच्चाई, ईमानदारी, ये सब जो है वह भाववाचक का एक उदाहरण है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा है मिठास। इन संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, समूहवाचक का प्रयोग बहुवचन में होता है, भाववाचक का भी प्रयोग क्या होता है? बहुवचन में होता है कभी कभी। द्रव्यवाचक, ये द्रव्यवाचक का प्रयोग एक वचन में ही होता है, ठीक है ना, जल, पानी। अब इसमें हम कह नहीं सकते हैं कि जो दो पानी लाओ, दो जल लाओ, ठीक है, तो अक्सर द्रव्यवाचक का प्रयोग एक वचन में ही होता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रशांत विद्यालय गया होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? इसमें विद्यालय गया होगा संदिग्ध कर रहा है, गया कि नहीं गया इसमें संदेह है, ठीक है, तो यह जो होगा संदिग्ध भूत का एक उदाहरण है। अनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो अनुज का स्त्रीलिंग होगा अनुजा, ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। अनुजा का अर्थ क्या होता है? छोटी बहन। अनुज का होता है छोटा भाई, ठीक है, और उसी का स्त्रीलिंग हो गया छोटी बहन अनुजा। ईमान शब्द कौन लिंग है? ठीक है, तो ईमान जो है वो पुल्लिंग है। प्रश्न संख्या 84, किताब शब्द कौन सा संज्ञा है? तो किताब क्या है? जातिवाचक है, जिससे जाति भर का बोध हो। किताब में बहुत सारा किताब आ जाता है, रामायण है, गीता है, महाभारत है, ठीक है, वेद मंत्र है, ये सारे किताब के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यह क्या होगा? जातिवाचक। संयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या है? संयोग का होगा सम जोर योग, यानी हलंत वाला देना है, अगर आप हलंत वाला नहीं देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है, तो संयोग का होगा समजोर योग। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुर्गंध, दुर्गंध, तो दुर
जो होता है उच्चारण वो र हट जाता है, क्योंकि यह विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दुह जोर गंध, दुर्गंध। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक जोर अंबर, यह क्या है? व्यंजन संधि है, इसलिए राइट आंसर होगा दिक जोर अंबर। को हलंत याद रखना है कि ऑप्शन ए होगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो हम अच्छी भाषण दिए थे, ये अशुद्ध है। माँ ने मुझे रांची बुलाई, ये भी अशुद्ध है। सीता ने दही गिरा दिया, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी राम रोटी खाया, ये भी अशुद्ध है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि इनमें कौन शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन सी जो है वह शुद्ध वाक्य है। जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जी चुराना मुहावरे का अर्थ होगा किसी काम से भागना, यानी कामचोर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। बच्चा सो रहा है, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? बच्चा सो रहा है, इसमें कर्म नहीं है कि नहीं? यानी कि इस वाक्य में सोना जो है क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, यानी सीधे कर्ता यानी बच्चा पर पड़ रहा है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि यह जो है अकर्मक का एक उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन बी। घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घुटना टेकना अर्थात हार जाना। ठीक है, अगला प्रश्न है चू न करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो चू न करना अर्थात सह लेना, कुछ मत बोलना, है कि नहीं? निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन जो है ये देखना है कि कौन है। तो देखिए मूर्धन्य स ये क्या है? उसमें व्यंजन। ठीक है, पौ जो है वह स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, रो जो है उच्चिप्त व्यंजन है, और लौ जो है वह क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लौ जो है वह अंतस्थ व्यंजन है। मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह है मिश्र वाक्य। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय, चीरी मार, चिड़िया को मारने वाला तत्पुरुष है कि नहीं? इसके बाद अजन्मा, ये क्या है? ये है बहुब्री। चंद्रमुख, यह है चंद्र के समान मुख, तो यही है कर्मधारय। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अब प्रतिदिन तो अव्ययी भाव समास है कि नहीं? तो इसमें कहा जा रहा है कर्मधारय समास कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रमुख। माता दया करो किस कारक का उदाहरण है? माता दया करो, तो देखिए यहाँ जो है माता के साथ वहाँ पर जो लगा हुआ है फैन, तो यह अक्सर संबोधन कारक के लिए किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। विधानसभा में किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? विधानसभा किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो कर्म जो तत्पुरुष है वह विधानसभा तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। दादा के बाल सफेद हैं किस कारक का उदाहरण है? यह है संबंध कारक का उदाहरण। ठीक है, रमेश पढ़ता है किस कारक का उदाहरण है? तो रमेश पढ़ता है यह कर्ता कारक का एक उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में रहकर उन्होंने राज्य की सेवा की, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये था शुद्ध और करेक्ट आंसर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।